अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री में एक बड़ी तब्दीली आई है। वो ये है कि एक के बाद एक बड़ा बैंक अपनी करेंसी एक्सचेंज कंपनी इस्टेब्लिश कर रहा है। अब ये क्यों कर रहा है? इसके पीछे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिफॉर्म्स, जिसके थ्रू वो पाकिस्तान की करेंसी मार्केट को काबू भी करना चाह रहा है और साथ साथ में डॉलर के रेट को भी नीचे लाना चाह रहा है। अब इन करेंसी एक्सचेंज कंपनीज को इस्टेब्लिश करने से बैंक्स को क्या फ़ायदा होगा और करेंसी मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस हवाले से प्रॉफिट की सेक्टर एनालिस्ट मरियम उमर और उरूज इमरान ने इस हफ्ते की कवर स्टोरी में इसी चीज़ पे नज़र डाली है। आज हमारे साथ मरियम उमर मौजूद हैं, जो कि हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी कि इस करेंसी मार्केट के अंदर ये तब्दीलियों का क्या मतलब है और इसके अलावा बैंक्स की इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है। तो मरियम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले अगर आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि इन रिफॉर्म से पहले पाकिस्तान की जो एक करेंसी मार्केट चला करती थी, जिसको गालिबन इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डिवाइड कर दिया जाता था, इसका बहुत ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन आप हमें देना है। Thank you so much, Abdullah. So, first of all, like you've already mentioned, there are two, the Pakistan की currency exchange market is divided into two. There's open market, जिसमें जो आपकी currency exchange companies हैं, वो buy और sell करती foreign currency को। तो जो अगर so like हम दोनों, आप और मैं जैसे हैं, हम लोग अगर currency buy करनी है तो हम वहाँ पे जाके खरीदते और बेचते हैं। And then there's interbank, जहाँ पे banks जो है trade करते currencies को। So before these reforms were launched, जो इंटरबैंक और ओपन मार्केट का रेट में जो डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा वाइड हो गया था। सो देयर वाज लाइक एट वन पॉइंट इन टाइम द गैप बिटवीन ओपन मार्केट एंड इंटरबैंक एक्सीडेड 30 रुपीज़। दैट इज, और वो इसलिए हुआ था क्योंकि जो ओपन मार्केट है वो इतनी रेगुलेटेड नहीं है। तो इस वजह से जो मतलब ये भी न्यूज़ आ रही थी कि जो करेंसी एक्सचेंज हैं, जो करेंसी एक्सचेंजर्स हैं, मनी चेंजर्स हैं, वो उनके पास डॉलर्स होने के बावजूद भी दे वर नॉट सेलिंग इट, जिसकी वजह से जो है डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया था एंड रुपी डेप्रिशिएट हो रहे थे। सो तो मरियम, जैसे आपने जिक्र किया, वही वाली बात है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पिछले कुछ महीनों में अगर हम देखें, होता ऐसे था कि वो बताते थे डॉलर का रेट 300 रुपये है। आप करेंसी एक्सचेंज खरीदने जाते थे तो आपको कहीं 316 मिल रहा होता था, एक वक्त आ गया था वही कि 330 तक भी मिल रहा था। और मार्केट में एक किस्म की थरतली मची हुई थी कि आप एक्सचेंज कंपनी के पास जाते तो कहते हैं डॉलर तो हमारे पास है ही नहीं, आपने ख़रीदना है तो महंगे दामों आपको लेना पड़ेगा। और वही लोग आपस में कर रहे थे, होल्ड कर रहे थे, इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करते, गंदी सी सिचुएशन बनी हुई थी। मगर हमने देखा है कि रिसेंट टाइम्स के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत ने एक्सचेंज कंपनीज़ के ख़िलाफ़ एक तरह से एक क्रैकडाउन भी किया और उसमें कुछ रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। अब मुझे इतना मालूम है कि पहले कुछ मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की एक्सचेंज कंपनीज होती थी, A, B, C, उनकी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी फ़र्क होती थी। अब गालिबन जो रिसेंट रिफॉर्म्स हुए हैं उनके तहत ये सारी एक ही कैटेगरी में शिफ्ट कर दी गई हैं कि इनकी एक ही मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो अगर आप थोड़ा सा इस पर एक्सप्लेन कर सकें कि पहले ये क्या होती थी और इसका मतलब है कि छोटी एक्सचेंज कंपनीज बंद हो गई हैं अब। जी बिल्कुल, आपने सही बोला कि पहले जो है दो कैटेगरीज होती थी, एक तो कैटेगरी ए, फिर कैटेगरी बी होती थी, उसके अलावा कुछ फ्रेंचाइजेस भी होती थी जो कि और भी छोटी होती थी। जो कैटेगरी ए है उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट होती थी 20 करोड़, और इस कैटेगरी में बड़ी बड़ी एक्सचेंज कंपनीज हैं, इसमें दो बैंक्स की भी करेंसी एक्सचेंज कंपनीज हैं। और जो कैटेगरी बी है उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट थी कुछ 2.5 करोड़, 2.5 करोड़, और ये छोटी ही होती थी साइज में, और फ्रेंचाइजेस तो और भी छोटी होती थी। अब जो स्टेट बैंक ने रेगुलर रिफॉर्म्स लेकर आए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, उसमें स्टेट बैंक ने कहा है कि अब जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कैटेगरी ए के लिए बढ़ा दी है 20 करोड़ से 50 करोड़ पे, और जो बी और फ्रेंचाइजेज हैं उनको स्टेट बैंक ने कहा है कि उनको 3 महीने दिए और उनसे कहा है कि या तो आप मर्ज हो जाए या फिर आप शट डाउन कर दें। इनको 1 महीने का टाइम दिया है कि आप अपना प्लान बता दें, बिकॉज इन सबको जो है अब जो कैपिटल है, उन्होंने स्टेट बैंक ने क्या किया कि अब सबकी कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ा दी है, बोला कि सिर्फ 50 करोड़ वाली ही रहेंगे। यानी कि इसेंशली सारी कैटेगरी स्टेट बैंक ने ख़त्म कर दी है और कहा है कि अगर आप एक्सचेंज कंपनी के मालिक होना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 50 करोड़ रुपए का है। अब जी क्योंकि ये सिचुएशन आ गई हुई है तो जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा छोटी और मीडियम साइज एक्सचेंज कंपनीज होंगी जो एज ए रिज़ल्ट बंद हो गई हैं।
1 महीने का टाइम दिया गया है, ना उनसे मर्ज हुआ जाए, हो सकता है सबसे मर्ज ना हुआ जाए उस टाइम में, वो वाली मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ना मीट कर पाएँ। क्या इसके नतीजे में बैंक्स, हमने देखा है यूबीएल ने अपनी एक्सचेंज कंपनी इस्टेब्लिश कर ली, मीज़ान बैंक ने कर ली, आहिस्ता आहिस्ता और भी बैंक्स इसके अंदर आ रहे हैं, तो क्या एज ए रिज़ल्ट ये इसके अंदर आ रहे हैं? क्या स्टेट बैंक ने इनको अप्रोच किया है? किस तरह से ये काम कर रहे हैं? जब कैटेगरी बी और फ्रेंचाइजेज ये दो जब कम हो जाएंगी या बंद हो जाएंगी, तो एक गैप बन रहा होगा मार्केट में। तो टू कैटर टू इस गैप को कम करने के लिए, इस गैप को कैटर करने के लिए स्टेट बैंक ने बैंक्स को कहा है कि आप एक्सचेंज कंपनी सेटअप करें। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे एक और सवाल है कि एकदम से धड़ाधड़ हम देख रहे हैं कि नई एक्सचेंज कंपनीज बैंक्स बना रहे हैं। इससे पहले हमने जैसे जिक्र किया, पाकिस्तान में सिर्फ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और हबीब बैंक लिमिटेड के पास अपनी एक्सचेंज कंपनीज थी। तो मुझे ये क्यूरियोसिटी हो रही है कि जो नए एक्सचेंज कंपनीज बैंक्स बना रही हैं, क्या ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि एकदम से इतने ज़्यादा ढेर सारे और बड़े बैंक इसके अंदर एंटर करना चाह रहे हैं? तो अगर हम सिर्फ जैसे कि एनबीपी और एचबीएन ऑलरेडी मार्केट में है, अगर आप सिर्फ एनबीपी की एक्सचेंज कंपनीज की लाइक फाइनेंशियल्स देखें, तो आपको नज़र आएगा कि जो है उनके रेवेन्यूज इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब 1 बिलियन से भी कम है। बट एज कम्पेयर टू देयर कैपिटल, इनका कैपिटल कुछ 1.8 बिलियन रुपीज़ का था। उस हिसाब से उनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30% के बीच में है। सो देखा जाए तो इट्स नॉट एज प्रॉफिटेबल, बट इट इज लाइक छोटा सा प्रॉफिट हो सकता है इसलिए, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ प्रॉफिट। तो इसके अंदर एक और फिर मुझे सवाल आ रहा है कि अब ये तमाम नए एंट्रेंट्स क्योंकि इस मार्केट के अंदर आए हैं, तो पाकिस्तान की करेंसी मार्केट किस किस्म की शेप लेगी, और मोर इम्पोर्टेंटली क्या इन्हीं रिफॉर्म्स के थ्रू डॉलर को काबू किया जाएगा, या ये सिर्फ एक किस्म का स्टॉप गैप सोल्यूशन है? बेसिकली जो स्टेट बैंक चाह रहा है कि वो चाह रहे हैं कि वो ओपन मार्केट को एक तरीके से रेगुलेट कर सके। जब बैंक के पास ये एक्सचेंज कंपनीज आ जाएंगी, बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो बेसिकली स्टेट बैंक के लिए जो रेगुलेटर है, उसके लिए जो है ये जो डिफरेंस बिटवीन द इंटर बैंक एंड ओपन मार्केट है, इसको कंट्रोल करना थोड़ा आसान हो जाएगा। एंड वी आर सीइंग दैट के हम जो disparity between open market and interbank था, that has reduced to a very huge extent. अच्छा, तो मरीम, हमने ये देखा है कि एज अ रिज़ल्ट ऑफ दीज रिफॉर्म्स, चाहे वो जैसे तैसे भी हों, जैसे तैसे भी किए गए हों, पाकिस्तान में डॉलर का रेट कम डेफिनेटली हुआ है और रुपये अप्रिशिएट किया है, और काफ़ी सिग्निफिकेंटली अप्रिशिएट किया है, इन द सेंस के एकदम से एक रैपिड डिक्लाइन आया है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जिसमें सिर्फ रुपये गिरी जा रहा था। इसकी वजह से मैं पूछना चाहता हूँ कि फ्यूचर आउटलुक आप किस तरह से देखती हैं इन रिफॉर्म्स की वजह से, और करेंसी मार्केट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, क्या डॉलर इसी ट्रेंड पे जाएगा या कहीं ना कहीं आके रुकेगा या रिवर्स होगा दोबारा? तो राइट नाउ अभी तो रुपये अप्रिशिएट हो रहा है, बट इफ वी लुक इन द लॉन्ग टर्म, तो पाकिस्तान के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज वगैरह हैं, सो लाइक वी हैव ह्यूज इंपोर्ट बिल्स ऑफ ऑयल टू पे एंड देयर आर अदर थिंग्स, हमारी बहुत सारी इंपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, तो उन सबको अगर मतलब अभी तो चलो रुपये अप्रिशिएट कर गया है, बट आगे जाके अगेन द डिमांड फॉर डॉलर विल इंक्रीज टू पे ऑफ these balance of payment issues like imports and all that. So there is a chance के like अब आगे जाके ओपन मार्केट फिर से मतलब डॉलर फिर से बढ़ जाएगा। मरीम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।